ओके। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रभु जी का है। प्रभु जी ने आईआईटी मुंबई से टॉपर हैं प्रभु जी। और जो भी यूथ क्लब है वॉइस जिसको बोलते हैं, वैदिक ओसिस ऑफ इंस्पिरेशन कल्चर एंड एजुकेशन, तो उसके प्रभु जी डायरेक्टर है। और प्रभु जी ने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे डिस्कवर योरसेल्फ बुक है, पॉजिटिव थिंकर बुक है, और सेल्फ मैनेजर बुक है। तो ये सभी बुक जो है प्रभु जी ने लिखा है। और प्रभु जी यूथ ट्रेनर है पिछले 25 साल से। और जो भी लीडिंग कॉलेज हैं, आईआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में और इवन अब्रॉड में भी, अमेरिका में भी कुछ, यूएस में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनको प्रभु जी गाइड करते हैं। और कई सारे कॉरपोरेट सेमिनार से प्रोजी ने किया है, जैसे अमेरिका में इन्फोस बैंक ऑफ अमेरिका में, इन्फोसिस में, और डच बैंक में कॉग्निजेंट प्रेसिडेंट। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रभु जी के बारे में। तो आज का जो सेशन है इसमें हम कुल टोटल 5 टॉपिक लेने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, और इसका हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट को कैसे देख सकते हैं। और हम देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सेल्फ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बारे में क्या बताते हैं। और फिर हम देखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट जो है उस तक जाने के लिए हम किस तरह से सेल्फ कंट्रोल से हम शुरुआत करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे इजी टू अप्लाई कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो आज ये जो सेशन है इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज हम केवल ऊपर के 3 टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे, और बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से एकदम इंटरेक्टिव वे में लेकर चलेंगे, और ताकि जो है हमको जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आए। ओके। तो यहाँ पे हम ये जो फोटो देख रहे हैं, ये एक ट्रू स्टोरी के बारे में फोटो है। तो एक राइटर है जिनका नाम है डेनियल गोल्डमैन। आ, उनकी एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसमें बताते हैं कि एक सीईओ थे कंपनी के, और वो एक बार अपने बिजनेस ट्रिप के लिए एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे थे, और उनके साथ जो है उनके बोर्ड के मेंबर भी थे साथ में। और वो सभी ट्रैवल कर रहे थे, और वो अपने सभी लोग जो है मीटिंग कर रहे थे, बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो उसी में क्या होता है कि जो सीईओ है वो अपने जो बोर्ड के मेंबर हैं उन पे बहुत तेजी से चिल्ला देते हैं, यल कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो सभी बोर्ड के मेंबर होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं कि मतलब उनके बोलने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था। तो उसकी वजह से एक्चुअली में वो चिल्लाए इस बात से थे क्योंकि जो कंपनी था वो उसमें 4 से 5 लाख का उसमें लॉस हो गया था। तो इस वजह से वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने अपना एंगर दिखा दिया। तो उसकी वजह से जो बोर्ड के मेंबर थे वो काफी इस बात से नाराज हो गए, और उन सभी ने वो जो कंपनी थी उसको बंद कर दिया। तो कंपनी बंद होने की वजह से जो लॉस 4 से 5 लाख का था वो 40 से 50 लाख का हो गया। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा एक ऐसे पर्सन की जो अपने लाइफ में सेल्फ मैनेज नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी के अंदर अगर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है वो चला जाता है, गुड बाय बोल देता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो एंग्री पर्सन है, कोई एंग्री पर्सन है तो उसको बोलते हैं मोमेंट्री मैडनेस, कि क्षणिक पागलपन आदमी के अंदर आ जाता है अगर वो क्रोधित हो जाता है। तो ये जो सीईओ था, इन्होंने अपने लाइफ में ये सेल्फ मैनेज नहीं थे। तो यहाँ पे लिखा ना, डू योर इमोशंस डिक्टेट योर बिहेवियर। तो जो आपका बर्ताव है, क्या उस बर्ताव के ऊपर आपके इमोशन जो है हावी हो जा रहे हैं, या आप सोच समझ के बर्ताव कर रहे हो। तो इनके केस में ऐसा था कि इनका जो एंगर था वो हावी हो गया था। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जिसमें सोक्रेट्स जो है वो काफी फेमस है अपने कूल माइंड माइंड बिहेवियर की वजह से। तो एक बार क्या होता है कि सुकरेट जो है, उनकी वाइफ उनसे कहती है कुछ सामान लाने के लिए, और वो बार बार कहती है उनकी वाइफ उनको सामान लाने के लिए, लेकिन जो सुकरेट थे वो इग्नोर करते हैं, मतलब नहीं लाते हैं किसी रीजन की वजह से। तो उनकी जो वाइफ है वो काफी गुस्सा हो जाती है उनके इस बिहेवियर की वजह से, और फिर जो है
बहुत चिल्लाने लगती है, और सुकरात जो है अपने फ्रेंड के साथ में वहाँ बैठे होते हैं, एक मीटिंग कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जब उनकी वाइफ चिल्ला रही होती है तो सभी को बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है, लेकिन जो सुकरात थे वो काफी पीसफुल माइंड से बैठे हुए थे, काफी शांत बैठे हुए थे, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो सुकरात है वो एक एग्जाम्पल है कि अगर आपका इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट आपका बहुत ही प्रोवोकिंग हो, बहुत उत्तेजित करने वाला हो, लेकिन उसके बीच में भी अपने माइंड को कैसे हमें शांत रखना है, ये सोक्रेट के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। तो अगर आपसे अगर हम एक प्रश्न पूछें कि जब हमको गुस्सा आता है तो हमको गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहिए या फिर सप्रेस करना चाहिए, क्या बेटर वे है? अगर हमें गुस्सा आए तो उसको सप्रेस करना चाहिए या एक्सप्रेस कर देना चाहिए? बता सकते हैं आप लोग अनम्यूट करके या चैट में। ओके, सप्रेस कर देना चाहिए। साक्षी के सप्रेस कर देना, मीरान जी सप्रेस कर देना चाहिए। ओके, तो आप मोस्ट ऑफ द आंसर है कि सप्रेस कर देना चाहिए, है ना, उससे नहीं तो किसी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर हम गुस्से को सप्रेस कर देते हैं तो वो इंटरनल डिजीज बन जाती है, हमें वो अंदर से ही जलाती है फिर, अगर हम सप्रेस करते हैं। तो हमें अपने एंगर को ना सप्रेस करना है और ना एक्सप्रेस करना है, क्योंकि अगर हम सप्रेस करेंगे तो वो हमको परेशान करेगा, अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो वो सामने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी वजह से जो गुस्सा होता है उसको सबलाइम करना होता है, मतलब उसके परे चला जाना होता है। तो जो सोक्रेट थे उन्होंने क्या किया फिर वो अपने फ्रेंड के साथ वहां बैठे थे, और फिर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, पार्क में चले चलते हैं, यहाँ अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो सोक्रेट घर से ऐसे बाहर जा रहे होते हैं, तो फिर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो बहुत ही शॉकिंग चीज उनको दिखती है कि जो सोक्रेट की वाइफ थी वो छत से जाती हैं और एक बकेट पानी उनके ऊपर डाल देती हैं, और वो पूरे भीग जाते हैं। तो सोक्रेट कहते हैं कि जो है, पहले जो बादल गरज रहे थे अब वो बादल बरसने लगे हैं। तो सोक्रेट जो है उन्होंने अपना जो उनके अंदर का जो इमोशन था उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, सिचुएशन कैसी भी रही लेकिन उसको उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देखे, पहला एग्जाम्पल ये देखा सीईओ का, जिसमें जो इमोशन थे, है ना, सेल्फ मैनेज नहीं थे। सीईओ जो थे वो सेल्फ मैनेज नहीं थे, वो अपने इमोशन से दब जाते हैं। लेकिन जो सोक्रेट थे वो सेल्फ मैनेजर थे, वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं और इवन सबलाइम कर लेते हैं उसको। तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक एग्जांपल जिसमें एक पर्सन है, उसके पेट में रस्सी बंधी हुई है और रस्सी की लेंथ जो है बहुत छोटी सी है। और दूसरा हम एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी जिनकी जो पूंछ है वो इतनी ज्यादा लंबी रहती है कि उसको जो है वो राउंड करके जो है एक आसन बना लेते हैं और उस आसन में बैठ जाते हैं। तो हमको किस तरह का चाहिए पर्सन? तो हम हमें ये चाहिए कि हर आदमी का जो इमोशन का स्ट्रेंथ होता है, लेंथ होती है, वो छोटी या बड़ी होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है कूल माइंडेड होते हैं और उनको गुस्सा लगने में काफी समय लगता है, थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा रहता है, इवन उनको गुस्सा आती भी नहीं जल्दी। तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो इमोशन का लेंथ है वो काफी बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हमको सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा, जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको किसी प्रोवोकिंग सिचुएशन में डाला जाए जहां पे आपके इमोशन को कंट्रोल रखना मुश्किल है, जैसे सोक्रेट केस में, जब आपको किसी प्रोवोकिंग सिचुएशन में रखा जाए और उस सिचुएशन में आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं बिना खुद को नुकसान पहुंचाए हुए और सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आए तो उसमें हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन साथ में हमें अपना भी नुकसान नहीं करना है और सामने वाला का भी नुकसान नहीं करना है। ठीक है। तो हमको यहाँ पे समझने की बात है कि सबसे पहले हमको अपने आप को कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट हम देखेंगे, तो मैनेजमेंट का अगर वर्ड को ब्रेक करते हैं, मैन प्लस एज प्लस मैन, तो
मैनेज द मैन विद इन यू बिफोर मैनेजिंग मैन। तो पहले बाहर के लोगों को मैनेज करने से पहले हमको अपने अंदर जो स्वयं हम हैं, हमारे इमोशन है, पहले उनको हम मैनेज करें, तभी हम बाहर मैनेज कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है, इफ यू कैन मैनेज योर सेल्फ देन यू कैन मैनेज अदर्स। ठीक। तो दो टाइप की विक्ट्री होती है, एक होती है प्राइवेट विक्ट्री और एक होती है पब्लिक विक्ट्री। तो प्राइवेट विक्ट्री जब आप कर लेंगे तभी आप पब्लिक विक्ट्री कर पाएंगे। तो इसमें एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक पर्सन है और वो अपना कार ड्राइव कर रहा होता है, एक ड्राइवर है और वो अपना कार ड्राइव कर रहा होता है। रेड लाइट पे जाता है, वो रुक जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बगल से जो है एक कार वाला, जब तक सिग्नल रेड होता है उससे पहले ही सिग्नल से वो निकल जाता है और उसकी कार में थोड़ा सा टच हो जाता है, लेकिन उसकी कार में कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो ड्राइवर की उसकी कार में हल्का सा टच हो गया तो वो क्या है, क्या करेगा, वो सामने वाले गाड़ी वाले के ऊपर जो है गुस्सा करेगा। और वो कहाँ बैठा, वो तो कार में एसी के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो जो है उस सामने वाले पर्सन के बारे में, जो भी कार से निकल गया है, उसके सामने भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसके बारे में बहुत ही बुरा भला उसको कहेगा, उसको चिल्लाएगा। तो इससे क्या सामने वाले को भी प्रभाव पड़ रहा है, जो भी कार टच करा के निकल गया, नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके कार में भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो सामने वाले के बारे में वो बहुत बुरा भरा बोलेगा। तो उससे क्या होगा, उससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको खुद जो है वो जलेगा, इस जो है क्रोध की आग में वो खुद जलेगा, है ना। और साथ में वो अपने अंदर एक संस्कार डेवलप कर रहा है कि कोई पर्सन जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसके बारे में बुरा भला कहना, ये उसके अंदर एक बुरी आदत डेवलप हो जाएगी ऐसा करने से। तो क्या लगता है आपको कि हम हमें जो है इस बारे में बात करना चाहिए क्या, कि कोई भी पर्सन हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बुरा भला कहना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, है ना। हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, हमारी एनर्जी जो है डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो हमको अपनी सेल्फ मैनेजर का मतलब होता है कि हमको अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को बचा के रखना है, उसको यूं ही वेस्ट नहीं करना है ना। तो और साथ में ये बोला था कि अब कोई कहेगा नहीं, क्या अगर कोई हमारे नुकसान पहुंचा देगी तो क्या हम उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखिए, तेज आवाज में बोलना या आवाज ऊंची करना या किसी को डांटना, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये तब तक सही है जब तक इससे सामने वाले का कोई भला हो या इससे कोई रिजल्ट निकलता हो, फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर आपके ऐसा चिल्लाने से डांटने से कुछ फल आता है, अच्छा फल आता है, तो ये करना सही है, अदरवाइज ये वेस्ट ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो हमारी टंग है, इस टंग हैज नो बोन बट इट कैन ब्रेक द बोन। तो हमारे जीभ में कोई भी बोन नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये हमारी हड्डियां तोड़ सकती हैं। अगर जहाँ कहीं भी किसी को बोलना ना हो, वहां अगर हमारी टंग से कुछ निकल जाता है, अपशब्द निकल जाते हैं, तो जो है वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि हमारी जो टंग है उसको हमको रेस्ट्रेन करके रखना चाहिए, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश में एक सेइंग कहा गया है कि लिसन इन सच अ वे दैट पीपल कैन स्पीक टू यू, एंड वी शुड स्पीक इन सच अ वे दैट पीपल कैन लिसन टू यू, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इस तरह से लोगों को सुनना चाहिए कि सामने वाला जो है हमसे, जो वो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातें हम सुन सकें। अगर हम अंदर से डिस्टर्ब चल रहे हैं, मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम तक नहीं आएगा। और साथ में ऐसा भी है कि अगर हम दूसरे तक अपनी बात हमको पहुंचानी है तो इस तरह से बोलना चाहिए ताकि दूसरे तक हमारी बात पहुंचे। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ के बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी बातों में गंभीरता नहीं रह जाएगी। तो ये चीज करना कि ये गंभीरता की, गंभीर वे में बोलना, इसके लिए
आदमी को सेल्फ मैनेज होना बहुत जरूरी है ना। तभी आपके जो वर्ड हैं उसमें वेट कैरी हो पाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें लिखा है कि एज मतलब मैच्योरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए, कि हमको पता होना चाहिए कि हमको इस तरह से बोलना है ताकि सामने वाले का उसमें फायदा हो, है ना। तो जनरली हम देखते हैं कि हम दूसरों को मैनेज करने के लिए बहुत आतुर होते हैं, है ना, कि दूसरा जो है हमारे अनुसार जैसा हमने कहा है उस हिसाब से कार्य करे, है ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करना है। सबसे पहले अगर हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे तब हम दूसरे को भी मैनेज कर पाएंगे। तो हमको अपने माइंड को, सेंसेस को मैनेज करना है, ताकि जो है हम किसी भी सिचुएशन को और किसी भी पीपल को फिर मैनेज कर। तो सबसे पहले हम अपने आप को मैनेज करने में एक्सपर्ट बन जाए, उसके बाद हम जो है दूसरों को या फिर दूसरी सिचुएशन को या किसी भी सिचुएशन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एज का मतलब है, तो एज का मतलब मेच्योरिटी है। जब हमारे अंदर ये मेच्योरिटी आ जाएगी कि हम अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, तभी हम जो है दूसरों को मैनेज कर पाएंगे। और साथ में मैनेज करने में हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या मैनेज करना है, कब मैनेज करना है और कैसे मैनेज करना है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे जब हम छोटे थे, है ना, तो हमारे मम्मी पापा जो है हमारी हर एक एक्टिविटी को जो है कराने के लिए हमें मैनेज करते थे। जैसे बोल सकते हैं माइक्रो मैनेजिंग। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को बाथरूम में ले जाने के लिए भी मम्मी या पापा उसको उसके साथ में जाते हैं। और जब बच्चा छोटा था तो उसको एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाने के लिए जो है पापा कहते थे कि पापा या मम्मी जो है अपने बच्चे को गोद में ले लेकर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाके मतलब मैनेज कर रहे हैं वो। लेकिन जब बच्चा एक समय के बाद जब ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जैसे अभी हम सभी हैं, तो पापा ये नहीं कहेंगे कि बेटा आओ मेरे गोदी में बैठ जाओ, तुमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो इसमें क्या है, हम हंसेंगे कि इतना क्या है। अब इतना हमको पता होना चाहिए कि मैनेज जो है बहुत, उसका एक समय होना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है तो जब वो छोटा था तब उसको इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत थी। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसको सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम हमको देनी है और सर्टेन लेवल ऑफ हमको मैनेज करना है। तो हमको पता होना चाहिए कितना, कि जो है कितना हमको मैनेज करना है, कब मैनेज करना है ना। नहीं तो फिर हमें हमें इस तरह से क्या करना चाहिए कि सामने वाले को मैनेज भी करना चाहिए, साथ में उसको फ्रीडम भी देनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि अगर किसी को मैनेज कर रहे हैं तो उसके हर एक एक्टिविटी पे वो ध्यान रखते हैं कि अरे कब खाया, कब बैठा, कब सोया। तो उस पे नहीं देखना हमको, हमको जो है उसको सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम देनी है, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ये कैसे हम जानेंगे, जब हम सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जिससे हमको और भी थोड़ा क्लियर होगा कि हमको क्लू मिलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप में से एक एक करके आप लोग इसको पढ़ें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मे बी हम अल्फाबेटिक चल सकते हैं। जैसे फर्स्ट A to Z, जैसे फर्स्ट अनामिका माता जी आप पढ़ सकते हैं पहली लाइन। फिर अल्फाबेटिक आप अपने आप से फिर देख लीजिएगा, जब आपका नंबर आएगा आप पढ़ लीजिएगा। यस, पहला वाला वांट्स टू शेयर वाला, ये वाला मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। आई आइडियल सेल्फ मैनेजर wants to share the success with his people. हम्म। तो जो आइडल सेल्फ मैनेजर होता है वो क्या करता है कि अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो वो केवल सक्सेस अपने पास नहीं रखता है, वो सभी अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करता है। ओके, तो दूसरा भी आप पढ़ सकते हैं मैम माता जी। Values the contribution of every individual member of team. ओके, तो जो पर्सन होता है, जो लीडर होता है, वो क्या करेगा, वो उस टीम मेंबर पे जितने भी लोग हैं उन सभी के कंट्रीब्यूशन को मैटर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भगवान राम थे, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हनुमान जी भी थे और उनकी टीम में एक बहुत छोटा पर्सन था। कोई बता सकता है कि भगवान राम का जब सेतु निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे सबसे टाइनी कंट्रीब्यूशन किसका था? वो गलेरी का। यस यस, करेक्ट। तो गिलहरी का था।
तो इसमें एक नरेशन ये आता है कि एक बार जब सेतु निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी जब रॉक्स लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे गिलहरी उनके रास्ते में आ रही थी, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे कि अपना काम करने में। तो हनुमान जी से गिलहरी को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं उसकी पूंछ से, और उसे कहते हैं कि गिलहरी जो है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे अपना भगवान राम जी का कार्य करने दो। तो गिलहरी कहती है कि अ, हनुमान जी एक्चुअली मैं भी भगवान राम की सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ, तो मेरे से जो हो पा रहा है मैं वो चीज कर रही हूँ। तो भगवान राम जब इस इंसिडेंट को देखते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि अ, हनुमान जी, आपकी सेवा से मैं जितना प्रसन्न हूँ, गिलहरी की सेवा से भी मैं उतना ही प्रसन्न हूँ। तो इस वजह से जो है फिर भगवान राम जो है गिलहरी को अपने हाथ में लेते हैं और उस पे जो है अपनी हाथों से 3 जो उंगलियां होती हैं उनसे उस गिलहरी के ऊपर फेरते हैं। तो उसी के बाद जो गिलहरी, इंडियन गिलहरी होती है, उस पे उसके बॉडी पे 3 लाइनें आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे कि जो फॉरेन गिलहरी है उनके पीठ पे ये 3 लाइनें नहीं रहती, इंडियन गिलहरी में ही रहती हैं। तो अगर आप गूगल करके देख सकते हैं। तो ये जो भगवान राम का पास टाइम था यहाँ से और प्रमाणित हो जाता है कि ये इस वजह से इंडियन गिलहरी में वो है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम इवन एक टाइनी क्रिएचर है, उसके भी कंट्रीब्यूशन को भगवान राम ने रिकॉग्नाइज किया, है ना। थर्ड क्या है? थर्ड कोई पढ़ सकता है? हाँ, बिंदु शुक्ला माता जी अगर आप अवेलेबल हैं। ओके। क्षमा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Third point is feels that he needs them and they need him. हम्म। तो जो आइडियल लीडर होता है तो वो क्या करता है कि वो ये समझता है कि मेरी जो सक्सेस है उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं केवल मैंने किया है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है तब जाके वो चीज हो पाई है ना। तो इसका एक उदाहरण है कि एक बार राधेश्याम प्रभु बता रहे थे अपने लेक्चर में कि वो MIT इंस्टीट्यूट में गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे वो लेक्चर ले रहे थे। तो उस टाइम पे वो उन्होंने एक बात बोली कि जो है अ, हम सभी कभी भी अकेले रहकर सक्सीड नहीं हो सकते हैं, हम सभी भगवान के साथ को वर्कर हैं। तो उन्होंने एक लाइन बोली, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जस्ट लाइक कोई मैन है, अगर वो मैरिज करता है तो उसके साथ जो उसकी वाइफ होती है वो को वर्कर होती है, दोनों साथ में काम करते हैं। एक बिजनेसमैन जो होता है उसके साथ जो एम्प्लॉय होते हैं तो वो सभी को वर्कर होते हैं बिजनेसमैन से, है ना। तो वो जो एक 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 लड़का था वहां पे बैठा था, तो वो थोड़ा सा उसको ये बात समझ में नहीं आती है, तो वो प्रश्न पूछता है कि सर आप कह रहे हैं कि जो है हम कभी अकेले सक्सीड नहीं हो सकते, लेकिन मैंने तो प्लान किया है कि मैं एक कंपनी खोलूंगा और उस कंपनी में 5,000 लोग काम करेंगे, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी ने कहा कि एक्चुअली में जब आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे तो आपका जो सक्सेस है वो आपके एम्प्लॉय ही लेकर आएंगे। तो तब जाके उस लड़के को ये बात समझ में आई कि एक्चुअली में कि हम कभी भी अकेले रहकर सक्सीड नहीं हो सकते हैं, हमको हर किसी की, हर एक लाइफ के हर एक मोमेंट पे हमको किसी ना किसी की आवश्यकता होती है। जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे हमको चलने के लिए हमको अपने माँ बाप की उंगलियों की जरूरत पड़ी। फिर जब हम बड़े हुए तो हमको गुरु की आवश्यकता हुई। ऐसे ही करके लाइफ के हर एक स्टेज में हमको किसी ना किसी की आवश्यकता जरूर होती है। तो हर कोई जो है हमें लाइफ में कोवर्कर होता है और उसकी वजह से जो हम लाइफ में सक्सीड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। Next, जी। Hare Krishna. जी। Next point is does not desire to grab credit all alone. हाँ। तो अगर कोई काम होता है तो उसमें क्रेडिट वो खुद नहीं लेता है, वो सबको क्रेडिट देता है। अगर उसको बुके मिलते हैं तो वो अपने टीम मेंबर के साथ वो बुके शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट है कैन पुट असाइड हिज फॉल्स ईगो। तो उसके अंदर फिर ईगो नहीं होता है, वो सोचता है कि मैं जो काम किया है वो मैंने खुद नहीं किया है, सबने उसमें योगदान दिया है तब वो काम हुआ है। क्योंकि हर एक चीज जो हमारी लाइफ में होती है उसके 3 कॉज होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज जो हम करते हैं,
एक होता है रिमोट कॉज, जो उसमें सहायक हमारे माता पिता या फिर जो हमारे कोवर्कर हैं या फिर हमारे जो मान लीजिए एम्प्लॉयज हैं, तो वो सभी मिलके जो हमको सपोर्ट देते हैं, जिनका सपोर्ट हमारे हमको जो जिनका सपोर्ट दिखता है, वो सभी हमारे रिमोट कॉज होते हैं। और एक होते हैं अल्टीमेट कॉज, जो भगवान है। तो अगर भगवान ने हमको सांसें ना दी होती, उनकी कृपा न होती, तो फिर हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो इसलिए हर चीज के पीछे केवल हमारा हाथ नहीं होता है, इन सभी का हाथ होता है। उसके बाद कैन ट्रीट हिज पीपल एज ह्यूमंस एंड नॉट मशीन्स। तो जो सेल्फ मैनेजर होता है वो हर किसी को जो है मशीन की तरह नहीं दिखता है, वो ह्यूमन की तरह दिखता है। इसका एक एग्जांपल है कि एक बार क्या होता है कि एक लड़का था, तो उसका एक कंपनी प्लेसमेंट हो जाता है, फिर वो जॉब पे जा रहा होता है, और जॉब पे जाते जाते जो है उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके हाथ में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, और उसके हाथ में जो है वो पट्टा बांध के और जॉब पे जाता है, लेकिन काफी लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं, 9 बजे का समय था, 11 बज जाते हैं। तो उसका जो बॉस था वो देखता है और कहता है कि जो है आ, कल का जो प्रोजेक्ट था, क्या वो कंप्लीट हो गया है? तो एम्प्लॉय शॉक हो जाता है, वो लड़का शॉक हो जाता है, कहता है कि सर आप देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में ये पट्टा बंधा हुआ है? कहता हाँ हाँ वो मुझे दिख रहा है, वो शायद आप जो है कहीं सीढ़ी से गिर गए होंगे, इस वजह से आपको चोट लगी होगी। हाँ उसके बारे में पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो जो बॉस था, वो उसको प्रोजेक्ट की ज्यादा चिंता थी के बजाय उसके जो एम्प्लॉय हैं उसके फिजिकल हेल्थ की, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जो एक सेल्फ मैनेजर होता है, उसके अंदर ये होना चाहिए कि हमारे अंदर बोलने की अर्ज होती है, कि जैसे क्या होता है कि उसके अंदर दो चीजें हैं, या तो प्रोजेक्ट के बारे में वो पूछे या एम्प्लॉय के हेल्थ के बारे में पूछे। तो सबसे पहले उसको क्या पूछना है, उसके अंदर ये भी है कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में पूछना है, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में ना पूछ के उसको कंट्रोल करके अगर वो हेल्थ के बारे में पहले पूछता है, तो यहाँ पे वो पता चलता है कि उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अच्छी है। तो वो जो बॉस था, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया, उस बॉस का जो इमोशनल इंटेलिजेंस था वो पुअर था। लेकिन जो सेल्फ मैनेजर होता है वो सबसे पहले जो है अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ के बारे में पूछेगा, अगर उसका हेल्थ सही रहेगा तो वो काम भी अच्छा कर लेगा। इसको दूसरे नजरिए से ऐसे देखा जा सकता है कि दूसरा तरीका इसका ये था कि वो एक बार एम्प्लॉय से पूछता कि अरे आपको क्या हो गया, तो वो एम्प्लॉय खुद कहता कि सर एक्चुअली में मुझे चोट लग गई है, तो लेकिन प्रोजेक्ट करना है, तो मैं प्रोजेक्ट जो है ये हाथ में तो मुझे चोट लग गई है, तो मैं इस वाले हाथ से जितना मुझे हो पाएगा उतना करके मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा। तो अगर इस तरह से वो बॉस पूछता, तो एम्प्लॉय भी ग्रेटफुल होता, और जो प्रोजेक्ट है वो भी हो जाता ना। नेक्स्ट है हैज कंट्रोल हिज ओन माइंड एंड सेंसेस। ठीक। तो कोई भी पर्सन अगर उसका माइंड एंड सेंस कंट्रोल नहीं है, तो ये सब चीजें वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कैन सेलिब्रेट डाइवर्सिटी ऑफ हिज टीममेट्स, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब हम कहीं भी काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे सबके जो टैलेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर कोई हर एक फील्ड में आ, माहिर होता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है कि अगर कोई ये सोचे, वो सोचे जिस तरह से जिस चीज में मैं अच्छा हूँ, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं या बाकी लोग हैं, सब लोग मेरी कॉपी बन जाए, मैं जिस चीज में अच्छा हूँ मेरी ही जैसा बाकी लोग बन जाए। तो अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन है, तो फिर वो अच्छा सेल्फ मैनेजर मैनेजर नहीं है। तो एक एग्जाम्पल आता है, एक जंगल अ, जंगल बुक करके एक स्टोरी आती है, जंगल स्टोरी एक आती है, उसमें क्या आता है कि वहां पे एक कंपटीशन होता है, कई सारे जो है वहां पे एनिमल्स होते हैं, उन सभी में कंपटीशन होता है, ट्री क्लाइंबिंग का कंपटीशन होता है। तो अगर आप बताएं कि ट्री क्लाइंबिंग का कंपटीशन है तो कौन जीतेगा, तो सबसे फर्स्ट जो ए ग्रेड आएगी वो बंदर की आएगी। और अगर खरगोश को बोला जाए कि उसका क्या होगा, तो खरगोश शायद वो पेड़ पे चढ़े और वहां से गिर जाए और उसकी बोन में फ्रैक्चर आ जाए। और मछली की बात करें, तो मछली तो वो तो कहती है कि मैं बाहर ही नहीं आऊंगी, मुझे जो है ये करना नहीं आता, ट्री पे क्लाइंब करना नहीं आता है। तो लेकिन अगर ये बात बता जाएगा कि स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, तो स्विमिंग कंपटीशन में जो मछली है उसका फर्स्ट स्थान आएगा। तो
बात क्या है कि जो है हर कोई जो है अपने अपने फील्ड में माहिर होता है। तो हमको पहचानना है कि कौन किस चीज में एक्सपर्ट है और उसको उस चीज में एंगेज करके जो हमारा टोटल वर्क है उसको हमें अकम्प्लिश करना होता है। जैसे मान लीजिए एक टीम मेंबर में कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, तो किस टीम मेंबर में कोई है जिसको स्क्रिप्ट लिखनी आती है तो उसको स्क्रिप्ट का काम दे दिया गया। किसी को जो है कैमरा मैनेज करना अच्छे से आता है तो उसको कैमरा का काम दे दिया गया। किसी को जो है स्पीच देनी अच्छी आती है, वो बोल अच्छा लेता है तो उसको बोलने का काम कर दिया गया। तो इन सभी चीजों से जब मिलती है ये सब, जब ये सब टैलेंट जब मिलेंगे तो वो जो टीम है वो एक अच्छा जो है वीडियो प्रोड्यूस कंटेंट क्रिएट अच्छे से वो कर सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाइवर्सिटी है उसको हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कैन ओवरलुक डिफिशियंसीज एंड एम्पावर द स्ट्रेंथ्स। तो ओवरलुक डिफिशियंसीज मतलब होते हैं, देखिए हर किसी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ कमियां होती हैं। जैसे शॉर्ट एनालिसिस हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो हर किसी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फायर है, आग। तो आग जो है उसमें स्मोक भी होता है। तो आग जलती भी है, साथ में उसमें फायर भी है और साथ में उसमें स्मोक भी है। तो जो उसकी फायर है वो उसकी स्ट्रेंथ है और जो स्मोक है वो उसकी वीकनेस है। तो जनरली हम देखते हैं जब कोई आग जलाते हैं, मतलब चूल्हे पे आग जल रही है, हमें खाना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक फूकनी आती है, उससे हम उसमें फूकेंगे और उसकी आग को बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर किसी के अंदर जो है कुछ अच्छी चीजें हैं तो हमको उस अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना है ताकि वो अच्छी चीज जो है और बढ़े और उसकी वजह से जो उसकी वीकनेस है वो उसमें छुप जाए, है ना। तो ये लीडर का काम होता है करना। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ इन्वॉल्विंग एवरीवन इन अचीविंग द फाइनल गोल, है ना। तो वही सेम बात कि हर किसी के टैलेंट को पहचानेगा और साथ में सबको एकजुट करके जो हमारा फाइनल गोल है उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो ये आइडियल सेल्फ मैनेजर की डेफिनेशन है जो हमने अभी तक देखा। इसमें किसी कोई डाउट तो पूछ सकते हैं अभी। ओके। ओके, तो अब यहाँ पे हम कुछ सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती है, जहाँ पे हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो चेकआउट होता है। हाँ, तो 5 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप में से एक एक लोग जो है एक एक पॉइंट इसमें से रीड आउट करें और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, दीक्षा जी आप अगर अवेलेबल हैं तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे पहला कृष्ण। पॉइंट है अगेंस्ट योर ओपिनियन, someone doesn't agree with your views and opposes or criticizes it. हम्म, देखिए ये सिचुएशंस क्या है। ये सिचुएशन ऐसी है कि जैसे हम लोग कोई ईमानदार है, ठीक है, जैसे कोई पुलिस वाला है, वो ईमानदार है। वो कब पता चलेगा, जब ऐसा नहीं कि वो खाली बैठा है और आ, हम कहते नहीं वो ईमानदार है। जब उसके पास किसी ने रिश्वत की बात कही और उसके बाद उसने वो रिश्वत नहीं लिया तो माना जाएगा वो ईमानदार है। जब उसके साथ वो सिचुएशन घटी ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे कि ये ईमानदार है। तो इसका मतलब ये है कि हमें परीक्षा की जो घड़ियां होती हैं जब उसको हम पास कर लेंगे तभी हमको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये हमारी लाइफ में ये सब परीक्षा की घड़ियां आती हैं जब हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट है, हम अपने इमोशन को कितना कंट्रोल करते हैं, वो चेकआउट होता है कौन कौन सी परिस्थितियों में। तो हम यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियों में से 5 परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमारा जो इमोशंस है उसको चेक किया जाता है। तो पहला है अगेंस्ट योर ओपिनियन। तो जैसे हमने कोई बात कही और कोई हमारी बात को नहीं मानता है और उसका उल्टा करता है तो हमको जो है वहां पे बहुत खराब लगता है कि जो है इन्होंने मेरी बात नहीं की, मेरी नाक काट दी। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी नाक काट दी इन्होंने। तो ये सिचुएशन आती है हमारे जीवन में। दूसरा क्या है,
दूसरा राधिका जी, अगर आप अवेलेबल हैं। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Second point, broken promises. Someone did not keep his promise. हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम एकदम वाइल्ड हो जाते हैं इस सिचुएशन में, कि हमसे किसी ने कोई प्रॉमिस किया और वो उसको जो है फुलफिल नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो है, अ, किसी ने हमसे कुछ पैसा उधार मांगा, है ना। उसने बोला कि हम 1 महीने बाद दे देंगे आपको, और फिर वो 1 महीने बाद नहीं देता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, नहीं देता है, और आपको जरूरत पड़ जाती है वो अमाउंट, और वो अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि आपको उससे अपने जीवन में दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे आपको फिर क्रोध आ जाता है, या फिर आपका जो अंदर का इमोशन है वो आप संभाल नहीं पाते हैं। एक और उदाहरण है कि जैसे एक आईआईटी में एक बार क्या हुआ कि एक हॉस्टल में जो है, एक दो फ्रेंड थे, और एक फ्रेंड जो है, दो फ्रेंड थे। तो जो पहला फ्रेंड होता है वो दूसरे फ्रेंड से एग्जाम के एक दिन पहले उसकी नोटबुक मांगता है, कहता है कि जो है नोटबुक दे दो, इसकी फोटो कॉपी करा के मैं तुमको दे दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमको दे दे रहा हूँ, लेकिन मैं 9 से 12, रात के 9 से 12 जो है पढ़ता हूँ, तो 9 बजे से पहले तुम मुझे मेरी नोटबुक दे देना। तो ये ठीक है। और वो कहा कि अगर मैं रूम पे ना रहूं तो तुम क्या करना, खिड़की से अंदर डाल देना, मैं ले लूंगा। तो कहता है ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पर्सन जो अपने कमरे पे 10 बजे जाता है ना, और देखता है कि खिड़की, मतलब उसको वो देखता है, अपना दरवाजा खोलता है, वो देखता है जो है उसकी नोटबुक वहां नहीं है। और फिर वो बहुत अ, गुस्सा आती है उसको, कि जो है उसने जो है बोला था 9 बजे देने को, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, और कल एग्जाम है। तो वो फिर अपने किताबों से ही पढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद जो है, फिर उसको याद आता है कि अरे देखता हूँ कहाँ गया वो, तो वो बाहर निकल के आता है, और बालकनी में देखता है कि वो लड़का वहां से आ रहा होता है जिससे उसकी कॉपी ली थी, मतलब उसका फ्रेंड आ रहा होता है। तो वो उसके पास जाता है और उसको एक थप्पड़ बहुत खींच के मार देता है। उसको बोलता है कि जो है तुमको लगता है, तुम चाहते हो कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, इस वजह से तुमने मेरी नोटबुक जो है मुझे टाइम पे नहीं दिया। तो वो कहता है कि भाई पहले मेरी बात तो सुनो। वो कहा कि मैं 9 बजे आया था आपके रूम के पास में, और मैंने देखा आपकी खिड़की बंद थी, तो और उसके बाद आपका जो डोर था वो भी लॉक था, और नीचे से इतनी जगह नहीं थी कि मैं नोटबुक नीचे सरका पाऊँ। तो मैंने आपको आपके पड़ोसी को दे दिया था नोटबुक। तो फिर वो पड़ोसी के पास जाता, पड़ोसी कहता है एक्चुअली हाँ, इसने तो नोटबुक दे दी थी, लेकिन मैं आपको देना भूल गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इमोशन में आके ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जहां से हमारी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो अब वो जो दोनों फ्रेंड थे, क्या दोबारा से वो जो आप दूसरा फ्रेंड है जिसको थप्पड़ मारा था, क्या वो इस इंसिडेंट को कभी अपने जीवन में भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। उसको हमेशा ये याद रहेगा कि जो है उसके फ्रेंड ने ऐसा किया है। तो इमोशन में आके हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है। फिर ब्रोकन प्रोमिसेस, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट राकेश जी आप पढ़ देंगे चीटिंग वाला। करना चाहिए उन्हें। जी। somebody मेरा चश्मा नहीं पहना हुआ। अच्छा अच्छा। somebody cheated, हम्म। you will चीटेड। respect to some, somebody cheated you with respect to money, supply of goods, quality of goods. हाँ, थैंक somebody यू। cheated you जी। with respect to money, supply of goods, quality of goods. हाँ, किसी ने चीट किया उसको पैसे के लिए या जी जी। सामान के लिए। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट है चीटिंग। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि एक बार क्या होता है, एक बॉयज, कुछ बॉयज रहते थे वहाँ पे हॉस्टल में। उन्होंने एक सब्सक्राइब किया होता है एक सब्जी वाले को, कि वो एक टाइम, एक हफ्ते में जो है एक बार सब्जी वो दे के चला जाता था। तो 6 महीने पास हो गए, और एक वहाँ पे उन लोगों ने नोटिस किया कि जो सब्जी वाला उनको सब्जी दे रहा है, अगर उन्होंने उसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ रह रही है, अगर उन्होंने 6 किलो के लिए बोला है तो वो 3 रह रहा है।
उनको ऐसा डाउट हुआ कि शायद ये हाफ है, और उन्होंने चेक किया और वो सही निकला कि वो 6 के बजाय 3 ही दे रहे थे। और उसके बाद फिर ये लोग बहुत खुद को चीटेड फील करते हैं, लेकिन बाद में वो बातचीत करके जो भी पैसा था वो तो सेटल हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो अंदर उनकी फीलिंग आई वो चीटिंग वाली फीलिंग आई। बिकॉज क्या हम कभी चाहते हैं अपने जीवन में कि हमको कोई चीट करे? नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई हमें चीट करे। तो हमको कभी भी दूसरे से चीट नहीं होना चाहिए, और साथ में जो है किसी को चीट भी नहीं करना चाहिए। तो चीटिंग वाले सिचुएशन में भी हमारे जो इमोशंस है वो चेक होते हैं। फोर्थ है, फोर्थ रवि जी आप पढ़ देंगे। हरे कृष्णा रवि जी। ओके, नेक्स्ट साक्षी जी। Hare Krishna Prabhuji. जी। Did not bother about your conveniences, needs, and problems. यस। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़रूरतें के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, और उसके सिटी में आप जाते हैं, तो वो जो है आपके लिए कहीं एकोमोडेशन सही से अरेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए एकोमोडेशन अरेंज किया, लेकिन वहाँ पे गीज़र नहीं है, वहाँ की जो लाइट है वो ख़राब है, एसी वहाँ नहीं चल रहा है, खाने के लिए उन्होंने कोई सही से व्यवस्था नहीं किया है, तो हमको फिर वहाँ पे बुरा फील होता है अंदर से, है ना? तो हाँ, तो ये सिचुएशन है जहाँ पे हम हमारा जो इमोशन अंदर का वो डिस्टर्ब होता है और हम बुरा फील करते हैं। फिफ्थ है, मैं ही पढ़ देता हूँ। ओके, नहीं आप में से, ठीक है, नेक्स्ट स्नेहा जी, फिफ्थ वाला आप पढ़ देंगे। Expectations unfulfilled, people around you, juniors, subordinates, don't behave or give result according to your expectations. तो हमारी जो है कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, हमारी भी होती है किस लोगों से एक्सपेक्टेशन, और लोगों की भी हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन यहाँ हम अपनी एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे कि जब देखिए जो मदर फादर होते हैं उनका बच्चे से एक्सपेक्टेशन होता है, और बच्चे का मदर फादर से होता है। और साथ में अगर हम कहीं जॉब कर रहे हों तो वहाँ हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जो हमारे फ्रेंड हैं उनसे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हमारा, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा बर्थडे है, तो अगर हमारे बर्थडे पे हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमको बर्थडे विश करना भूल जाता है, तो हमको फिर बुरा लगता है, और फिर जो है हम अकेले में होके कुछ उसके बारे में बोलेंगे कि जो है उसने याद नहीं किया मुझे। तो इस तरह से जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो हमें वहाँ पे बुरा लगता है। तो हम देखेंगे कि ये जब सिचुएशन हमारे अंदर आती है, ये जब सिचुएशन आती है तो हमारे माइंड में कुछ होता है ना? माइंड में कुछ पेन सा हमें फील होता है, दिल में हमारे एक पेन सा आता है कि जब ये जो पांचों सिचुएशन की जिसकी हमने बात किया है, ये जब हमारे जीवन में घटती है तो हमारे अंदर जो है एक पेन होता है। तो उस पेन को कैसे मैनेज करना है, यही हम सेल्फ मैनेजमेंट में सीखते हैं। जो पेन होता है उसको कैसे मैनेज करना है, यही हम सीखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम रवि जी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ रिलेवेंस ऑफ टॉपिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, तो आज मॉडर्न यूथ के बारे में देखेंगे। आप में से मोस्ट ऑफ जो है जो ज्वाइन है वो यूथ है, या फिर यूथ के लाइफ से जस्ट काफ़ी करीब है। तो आप ये देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है आजकल, एक एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव ड्राइव एंड अर्जेंसी एडिक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव ड्राइव के बारे में, कि जनरली हम देखते हैं कि ये जो एक एक आजकल कंपटीशन का ज़माना है। हम देखते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गए हैं, और उसमें वह है बच्चे को अपीयर होना होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण आता है कि प्रभु जी बता रहे थे कि 2019 में आईआईटी हैदराबाद में तो बस 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। केवल उस आईआईटी से 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। और 2019 के अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 10,000 लोगों ने, 10,000 बच्चों ने उस 2019 पे सुसाइड किया था। 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो सुसाइड किया था। अब सुसाइड के पीछे रीजन क्या था कि
एग्जाम का प्रेशर रहा हो या फिर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन रही हो, इसकी वजह से उनके इमोशन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर उसका एंड अप होते हैं सुसाइड से। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इमोशन को कंट्रोल करने की, तो ये हमारे लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अगर हम सही से अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम देखते हैं कि लोगों के उदाहरण में कि लोग जो है अपने लाइफ को भी एंड कर देते हैं, है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है, हाँ, तो इसलिए इमोशन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, अर्जेंसी एडिक्शन। कि जैसे हमने देखे आजकल का जो जीवन है बहुत फास्ट ट्रैक हो गया है। मुंबई में आप जाएंगे लोकल ट्रेन में, तो वहाँ पे लोगों की जिंदगी बहुत फास्ट है कि तुरंत जो है जाएंगे उसका स्टेशन बैठेंगे। और लोकल ट्रेन में बैठने का अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस है तो देख सकते हैं कि आप जो है दरवाजे पे बैठ खड़े हो जाइए और आप अपने आप अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये लोकल ट्रेन का हाल है वहाँ पे। और फिर वहाँ एक जगह से दूसरे का वो लोग ट्रेवल ही करते हैं। ट्रेवल करने में 2 घंटा जाने में, फिर 2 घंटा आने में, और फिर जो है आते हैं सो जाते हैं। तो एक पर्सन था, वो पहले मुंबई में जॉब करते थे, तो मुंबई में काफ़ी रश रहता है। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र हो गया पुणे में, तो काफ़ी उनकी लाइफ पीसफुल हो गई। मतलब ट्रेन में जाते थे और वहाँ पे भीड़ बहुत कम होती थी। तो फिर वो वापस मुंबई चले जाते हैं। उनको कहता है कि यहाँ तो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अर्जेंसी जैसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है। तो अर्जेंसी एडिक्ट हो गए, तो इस वजह से जो है उनको फिर से वापस से जाना पड़ा मुंबई। हाँ, नेक्स्ट है कि रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसमें लगभग 10 लाख 12 लाख लोग बहुत सारे फेमस एग्जाम है जिसमें लगभग 10 लाख 12 लाख लोग अपीयर होते हैं। और उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो पॉइंट में जा रहा है। तो अगर हम एक एग्जाम की बात करें, कैट एग्जाम की, तो जो कैट एग्जाम है अ, उसमें लगभग 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से केवल 700 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो क्या जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनको लोग क्या समझते हैं, उनको लोग फूल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि जो है इनसे ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। जनरली सक्सेस का जो टैग होता है वो उनको ही दिया जाता है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया। जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया उनको फेलियर माना जाता है। तो अगर इस तरह की माइंडसेट हमारी सोसाइटी में रहेगी या हम रहेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आएगा फिर, है ना। तो हमको ये चीज चेंज करनी है। और साथ में एक इंग्लिश में सेइंग है, सक्सेस नॉट इन ट्रॉफी वॉन बट द रेस रन। तो सक्सेस इस बात में नहीं है कि आपने ट्रॉफी जीती, आप रेस में दौड़े, इसी बात में सक्सेस है। इसका एक और उदाहरण देंगे कि जैसे इंडिया है, वो क्रिकेट खेलती है। तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप में कई सारे स्टेजेस होते हैं। पहले होती है क्वार्टर फाइनल, फिर होती है सेमीफाइनल, फिर फाइनल, और फिर फाइनल का मैच का जो विनर होता है वो होता है। तो अगर कोई टीम फाइनल तक चली जाती है तो उसमें ही बहुत बड़ी बात है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है उस टीम का कि वो फाइनल तक पहुंची, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अगर वो फाइनल नहीं जीत पाती है तो लोग क्या कमेंट करने लगते हैं कि ये जो टीम है ये गुड फॉर नथिंग है, इसका जो है इसका ये कोई काम का नहीं। तो जनरली क्या होता है कि हम जो रिजल्ट है, जो मैन होता है वो रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट अगर खराब आता है तो उसकी जो सारी जो एफर्ट उसने लगाया था उसको ही जीरो कर दिया जाता है। तो इससे जो है बहुत ही ज्यादा लोगों को स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डिप्रेशन। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है कि जब लोग जो है हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट है। अगर आप जो है अपने आप को किसी दूसरे से कंपेरिजन कर देंगे तो फिर आपको इंफीरियर फील होगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने आप को डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। सिंपल है कि जब आप अपने आप को अपने आप से कंपेरिजन करें कि मैं पहले से कितना ग्रो किया, तो वो हेल्दी कंपेरिजन है। और ये जो माइंडसेट है, ये जो सेल्फ मैनेज पर्सन है उसके ही दिमाग में वो आ सकता है, ये बात, है ना। इंटरपर्सनल ईगो क्लैसेस। तो जनरली हम लोग
अगर हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे गैंग बन जाते हैं, गर्ल्स का, बॉयज़ का। तो बहुत सारे बॉयज़ के वहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं और फिर उनके बीच में फिर झगड़े होते रहे। और किसी झगड़े में अगर कोई गर्ल इन्वॉल्व है तो वो झगड़ा बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है ना। नेक्स्ट है अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, कि जैसे बोलते हैं ना, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। तो जो हमारा जो फाइव सेंसेस हैं वो हमेशा एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि हमको एंजॉयमेंट मिल जाए। तो जो हमारी कान होती है वो अच्छा म्यूजिक सुनना चाहती है और ब्रेक डांस करना चाहती है। और जो हमारे स्किन है वो सॉफ्ट चीज़ों को टच करने का उसका डिज़ायर होती है। साथ में जो हमारी टंग है उसको बहुत पैलेटेबल फूड्स, जो स्वादिष्ट फूड है उनका टेस्ट, मिर्च वाले, मसाले वाले, इनका टेस्ट लेने में उनको बहुत आनंद आता है। और जो हमारी आईज है वो सुंदर पिक्चर देखना चाहती है। और जो हमारी नोज है उसको जो है अच्छी चीज़ों के सुगंध सूंघने की आदत होती है। तो लेकिन हमको क्या करना है, ये जो अर्जेस हैं इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को इसके बारे में पता है कि उसको इन सब चीज़ों के लिए अर्जेस आते हैं। लेकिन इन अर्जेस को जो सेल्फ मैनेजर होता है वो कंट्रोल करता है, रिस्ट्रेन करता है, उस पर लिमिट लगाता है। अगर वो लिमिट नहीं लगाएगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो परिणाम हैं वो घातक होंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि एक लड़का था और वो जाता है जो है उसके जो फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं कि जाओ एक जो है वो गर्ल है उसको प्रपोज कर दो। तो बहुत ज़्यादा उस लड़के को चढ़ा देते हैं और फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है और जो लड़की बैठी होती है उसको प्रपोज करता है, और लड़की फिर प्रपोजल पढ़ के और उसको एक थप्पड़ मार देती है। और वहाँ पे उसको सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी जो लस्टी डिजायर थी, है ना, उसकी वजह से उसको सबके सामने उसकी इज्जत चली गई। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके दुष्परिणाम भी हमको झेलने को मिलेंगे। इसलिए सेल्फ मैनेजर जो होता है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। साथ में जो हमारी टंग है, अगर टंग से हम जो है जो जंक फूड है या जो अनहेल्दी फूड है, अगर उसको हम रेस्ट्रेन नहीं कर रहे, लिमिट नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे अंदर ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा हो जाता है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को रेस्ट्रेन करना। ओके, तो बस एक दो स्लाइड और, फिर उसके बाद हम आज का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो पर्सन है, एक ऊपर यल कर रहा है और एक यहाँ पे थिंक कर रहा है। तो देखिए दोनों के लिए जो स्टिमुलस है, मतलब प्रलोभन है दोनों के लिए, वो दोनों सेम है। इसको भी वही चीज मिल रही, इसको भी वही सिचुएशन में रखा गया है। लेकिन ये क्या कर रहा है, तुरंत एक्ट कर दे रहा है बिना सोचे हुए। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये पहले सोच रहा है फिर एक्ट कर रहा है। तो जैसे हमने देखा था वो सबसे पहला एग्जांपल दिया सीईओ का। तो सीईओ का एग्जांपल इससे मैच करता है कि वो तुरंत एक्ट कर देता है। और जो सोक्रेट थे वो क्या है, थिंक एंड एक्ट। तो हमको यहाँ पे दो पर्सन है, एक रिएक्टिव है एक रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको रिएक्टिव बनना है या रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो हमको रिस्पॉन्सिबल बनना है, ना कि रिएक्टिव। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको हम डिस्कस करके आज का सेशन एंड करेंगे। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित बोलते हैं 8 क्वालिटीज के बारे में। चाणक्य पंडित बताते हैं कि अ लीडर हु डिजायर्स लॉन्ग एंड्योरिंग सक्सेस मस्ट सन द फॉलोइंग 8 एक्टिविटीज, है ना। तो ये जो संस्कृत वर्ड्स है वो मैं पढ़ देता हूँ, क्या बोलते हैं चाणक्य पंडित जी। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी हृष्ट वर्जेत। तो विद्यार्थी को 8 चीजें छोड़नी चाहिए। क्या है, पहला लस्टिंग आफ्टर वुमेन, है ना। तो जनरली जब यूथ एज में होते हैं बॉयज, तो या जो लोग होते हैं, उन जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो क्या है, अपोजिट सेक्स के बारे में उनके अंदर बहुत ज्यादा अर्जेस आती हैं। तो उसको क्या कर रहा है कि कंट्रोल करना है उसको। फिर सेकंड क्या है, लूजिंग कंट्रोल ड्यू टू एंगर। तो बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, क्रोध को
कंट्रोल करना है। थर्ड क्या है? अनहेल्दी कंपैरिजन। तो जैसे हमने पहली बात किया कि हमको अपने आप से कंपैरिजन करना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। थर्ड है ग्रीड। ग्रीड मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा भौतिक चीजें बटोर लेना, उसको ग्रीड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रेविंग फॉर ग्रेटिफाइंग टंग, है ना। उसको जो है कोई चीज हेल्दी है नहीं हेल्दी है, लेकिन फिर भी जो है अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीजें खा रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन जीभ जो है वो फिर भी खाना चाहता है टेस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट है केयरिंग फॉर पर्सनल ब्यूटिफिकेशन। तो अगर पहले तो अभी वुमेन पार्लर था, अब तो मेन पार्लर भी खुल गए हैं। तो जो स्टूडेंट है उनको अपना जो समय है वो इन चीज़ों में नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिक मिनिमम है उतना कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मूविंग इन फेयर फॉर एंटरटेनमेंट। जैसे सड़क पे चले जाना और वहाँ पे गाड़ियाँ देखना, या मेले में चले जाना और वहाँ पे बिना किसी काम के ऐसे इधर उधर टहलना, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेसिव स्लीपिंग एंड इंडल्जिंग इन स्पोर्ट्स, टीवी एंड सच एंटरटेनमेंट एक्सेसिवली। तो बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स में या फिर टीवी देखना, या फिर आज का जो समय है उसमें फ़ोन आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग करना। उसमें बहुत सारी वीडियोस आती हैं, आज के शॉर्ट वीडियोस भी आ गई हैं। तो नाम उसका केवल शॉर्ट वीडियो है, लेकिन समय हमारा ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी हमको ऑब्जर्व करना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि हमको सबसे पहले अपने हैबिट को ऑब्जर्व करें। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ट्रैक नहीं करेंगे, तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तो जनरली जो है आजकल मोबाइल फोन में एक फीचर आ गया है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल वेलबींग। तो फोन में हम अपना देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो किस किस ऐप में कितना जा रहा है, और उसको हम फिर मैनेज कर सकते हैं। तो चाणक्य पंडित ने ये 8 चीजें स्टूडेंट्स के लिए बोली हैं। हम सभी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्टेज में रहें, हम लाइफ तो हमें हमेशा सिखाई रही है, तो हमको स्टूडेंट रहना चाहिए। इसलिए ये सभी चीजें हमारे ऊपर भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो हम आगे जो है वो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा है, आ, उसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और हाँ, पूछ सकते हैं, और जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज का जो सेशन है वो बहुत टेक्निकल तो नहीं लगा, समझ में आया और बोरिंग तो नहीं था? ये मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से। और No, Prabhuji, it was very helpful. या No, Prabhu. ओके, तो एक्चुअली आपने जो आज एग्जांपल दिया था कि सुसाइड कर लेते हैं लोग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती सोसाइटी में, पेरेंट्स में। तो आज ही मैंने मॉर्निंग में एक पढ़ा था आर्टिकल, इसमें आज न्यूज में मेंशन्ड था कि कोटा के एक स्टूडेंट ने आज सुसाइड किया। और यूजुअली वहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं नीट का एग्जाम जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक यूथ में ये बहुत ज्यादा ही नेसेसरी है ये, कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को ये जानना चाहिए कि रियल डेफिनेशन सक्सेस की दूसरों से कंपैरिजन करके नहीं है, खुद से कंपैरिजन करके जितना हम सक्सीड हो पाए लाइफ में। यस, करेक्ट। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। एनी अदर डीओटी? अगर Prabhuji, I have question. जी जी Actually, my sister was asking कि यहाँ पे ही इंडिया में ही सारे भगवान के मंदिर क्यों है, आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं है, जबकि यूनिवर्स भगवान ने ही बनाया है। एंड सेकंड, आपने भी आज बताया कि इंडियन गैलरी में ही वो 3 स्ट्रिप्स हैं, तो ऐसा क्यों है, इंडियन गैलरी में ही क्यों है? भगवान ने तो पूरा यूनिवर्स बनाया है, फिर ऐसा क्यों? ओके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन मतलब आज के सेशन से भी है, थोड़ा सा अदर भी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और किसी डीओटीज का आज के सेशन से जो कोर आज हमने पढ़ा है उसके बारे में अगर है तो ले, किसी ऑडियंस। प्रभु जी, आपने एक 5 पॉइंट्स थे उसमें, एक चीटिंग था और मुझे और रिमेम्बर नहीं है, बट आपने बताया था कि कौन सी चीजें हमें इमोशनल लेवल पे सेल्फ मैनेजमेंट में डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसमें उसका सोल्यूशन क्या है? मतलब हमें रिस्पॉन्ड करना है माइंडफुली, हमें तुरंत से रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक एक करके आप एक बार बता दीजिए कि अलग अलग सिचुएशन में हमें किसे कैसे डील करना है।
if possible. तो वो जो हमने 5 चीजें देखी थी, जो सिचुएशंस आती हैं, तो हम उसमें एक इमेज भी आपने देखी होगी, जिसमें एक पर्सन जो है छाता लेके खड़ा हुआ है और यहाँ से पत्थर की बारिश हो रही है। तो ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशन उस पत्थर के समान है जो हमारे ऊपर आ रही हैं, और वो जो अम्ब्रेला है वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है। तो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट जितना मजबूत होगा, हम उतने ही ज्यादा इन सब सिचुएशन से जो है डील कर पाएंगे। वैसे एक एक सिचुएशन पे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सबसे पहले इन सभी की जड़ के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए अभी जो सेल्फ मैनेजर कोर्स है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमने पार्ट 1 लिया है। आपका जो आंसर है मुझे लगता है कि वो पार्ट 2 में मिलेगा। तो एक बार पार्ट 2 हमारा कवर हो जाए, फिर अगर कोई डाउट रहता है फिर हम इस बारे में बात करेंगे। Okay, sure, प्रभु जी. जी जी माता जी। Thank you. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। यस, हाँ ठीक है। तो अब साक्षी माता जी, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि जैसे गिलहरी के मैंने बोला कि जो है इंडिया में ही पाई जाती है, तो और इंडिया ही क्यों, सारे भगवान इंडिया में आते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमें अगर कहीं जाना हो, ठीक है, अगर हमें कहीं जाना हो तो हम उनके पास जाएंगे जिन जो हमको समझ सकते हैं, है ना, जिनको पता है कि हमारी लाइकिंग्स क्या है, हमारी डिसलाइकिंग क्या है, और जो है जिनको प्रेम का आदान प्रदान करना अच्छे से आता होगा, हम उनके घर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। प्रेफरेबली अदर कोई जो हमको नहीं जानता, हमारी नीड को नहीं जानता, अपने इंद्रिय तत्व में ही लगा रहता है। तो जो भारत भूमि है, वो भारत भूमि जो है ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, तो वो सभी भगवान के नेचुरली भक्त हैं। नेचुरली हर किसी के अंदर भगवान के प्रति डिवोशन है। बाहर आप जाएंगे तो लोगों को भगवान के बारे में बताना पड़ेगा कि गॉड भी हैं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उनको तो आप नास्तिक से आस्तिक बनाना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है, जो देखा जाए इन जनरल, जो इंडिया वाले हैं वो सभी आस्तिक होते हैं। उन सभी के भगवान के प्रति जो है एक सेवा भाव रहता है, नेचुरल सेवा भाव रहता है। अब हम, वो अलग बात है कि आज का जो यूथ है उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी काफी आ रहा है, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो इस वजह से भगवान वहां आना पसंद करेंगे जहां पे उनका सम्मान होता है, जहां पे उनके प्रेम का आदान प्रदान अच्छे से होता है। और दूसरी चीज ये है कि भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो वो ऐसे ही भक्तों के पास आते हैं जो है उस उनके समर्पण या भगवान के जो आदेश हैं उसको अच्छे से पालन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जब भगवान आए थे तो उन्होंने वसुदेव से कहा था कि मुझको आप गोकुल लेके जाइए, मथुरा से। तो अगर मान लीजिए उनकी कोई ऐसा पर्सन होता जिसको भगवान का वो भक्त अच्छे से नहीं होता, तो वो क्या कहता कि भगवान मैं बाहर कैसे जाऊं, बाहर तो इतनी बारिश हो रही है, और सामने अभी यमुना जी भी पड़ेंगी, यमुना जी भी जो है बहुत ज्यादा फ्लडेड वे में बह रही हैं, तो कैसे जा पाऊंगा। लेकिन वसुदेव ने क्या प्रश्न किया था उनसे, भगवान से? नहीं किया था प्रश्न, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था, पूर्ण समर्पण था उनका भगवान के प्रति। तो देखिए भगवान इस वजह से, क्योंकि भक्त भगवान को समझते हैं और भगवान उन्हीं भक्तों के पास जाते हैं जो उनको समझते हैं, इस वजह से जो है भगवान इंडिया में आना या भारत भूमि में आना पसंद करते हैं। भारत भूमि जो है एक पुण्य भूमि है। साथ में पहले जो पूरा विश्व है वो पूरा ही भारतवर्ष था, ठीक है। तो जैसे हम हर जगह घूमते हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, अपने घर पे रह के ही हमको अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान के लिए भी पूरा विश्व ही उनका घर है, लेकिन वो उनका जो मेन कमरा जो है कह सकते हैं वो भारत भूमि में ही, यहाँ पे वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से भगवान की जो लीला स्थलियां हैं वो भी यहीं उजागर हुई हैं। जैसे गोवर्धन हो गया, यमुना जी हो गई, है ना। अब दूसरी अगर बात करें अयोध्या हो गई, तो ये सभी भारत भूमि में ही के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि ये पुण्य भूमि है और यहाँ के लोग जो है भगवान के प्रेम को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है माता जी, तो आई होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी ओके, सो थैंक यू ऑल डिवोटीज आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और आप सभी लोग जो है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा अटेंडेंस है आज।
तो मैं जो है आप सभी को धन्यवाद कहूँगा कि जो है आप मंडे का जो एक वर्किंग डे होता है इसमें भी आप लोग समय निकाल के आए हैं और जो है इस सेशन को अच्छे से लास्ट तक अटेंड किए हैं और साथ में आपने क्वेश्चन आंसर भी किया है। तो इसका मतलब है कि आपने सेशन को अच्छे से अडॉप्ट किया है। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।